तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आपने थंबनेल से आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। मैं आपको दोबारा से मोटा मोटा जो है एक रिव्यू बता देता हूँ कि ये वीडियो होने वाला है आपका जो टर्म 2 एग्ज़ाम का प्री बोर्ड होने वाला है। 10 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड है, आपको पता होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया आपके लिए कि फर्स्ट बुक और सेकंड बुक जो आपका पॉलिटिकल साइंस का है उसके दोनों बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो 2 वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। तो ये जो वीडियो है ये फर्स्ट बुक के ऊपर होने वाला है, यानी कि फर्स्ट बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स है उन चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर हम देखने वाले हैं। और ये मान के चलिए कि इनमें से कई सारे क्वेश्चंस तो डिट्टो आ जाएंगे आपके प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं प्री बोर्ड का और इससे पहले आपने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, इससे आपको मार्क्स स्कोर करने में जो है सो कि बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट बुक का जो पहला चैप्टर है जो कि आपका टर्म 2 में आ रहा है वो 4th चैप्टर है, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज देखेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और आराम से देखिए ताकि समझ में आए आपको। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। कुछ देशों के संगठनों का उदय सत्ता के नए केंद्र के रूप में हुआ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हमारा यूएसएसआर और यूएसए यानी कि सोवियत संघ और आपका जो ये था हमारा ये सोवियत संघ और अमेरिका जो था, इन दोनों के बीच में जब हमारा जो कोल्ड वॉर था वो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सोवियत संघ के विभाजन के बाद, यानी कि सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ 1991 में, कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध समाप्त हुआ उस टाइम पे। तो उसके बाद क्या हुआ, विश्व अमेरिका का वर्चस्व जो हो गया, मतलब वैश्विक स्तर पर कायम हो गया कह सकते हैं। उसके बाद कुछ देशों ने मतलब कुछ देशों के जो संगठन है उन्होंने काफी हद तक अपना जो है सो कि उदय किया और वो विकास किया उन्होंने। आज उन्हीं संगठनों को आप किसके नाम से जानते हैं, आसियान के नाम से जानते हैं, यूरोपीय संघ के नाम से जानते हैं, यूरोपीय यूनियन, अभी आप बहुत चर्चा सुन रहे होंगे उसके बारे में, सार्क वगैरह के नाम से जानते होंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप देखते होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सत्ता के नए केंद्र है, यानी कि सत्ता किसी एक हाथ में नहीं है, यानी किसी एक देश के पास नहीं है। आज के टाइम पे सत्ता बढ़ चुकी है, पावर्स जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, आज लगभग अगर मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल देश अपनी तरफ से ताकत बयान नहीं कर सकता है, वो ताकतवर नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक संगठन को बनाएगा और वो संगठन बहुत पावरफुल बन जाती है। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। उसी के बाद यहाँ बताया गया है कि यह संगठन अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे क्योंकि यह संगठन राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं। ठीक है ना, यूरोपीय संघ का ही ले लीजिए एग्जाम्पल, कितना ज्यादा वो राजनीतिक रूप से ले लीजिए या आर्थिक रूप से देख लीजिए, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये था आपका सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है क्वेश्चन का आंसर। अगर ये छोटे में आता है तो ये 2 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, कम नंबर में आता है तो, अगर बड़े नंबरों में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करके। दूसरा है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यूरोपीय संघ के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ सिर्फ 2 विशेषताएं पूछा है, हो सकता है यूरोपीय संघ के और भी विशेषताएं पूछे आपसे। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो है सो कि आप एडजस्ट कीजिएगा। तो 2 विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो ये लिख सकते हैं कि यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है। ठीक है, पहले क्या था, आर्थिक सहयोग वाली संस्था थी यूरोपीय संघ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इसने अपना जो है स्वरूप बदला, और अगर हम वर्तमान की बात करें तो ये क्या है कि राजनीतिक संस्था जो है उसका रूप इसने ले लिया है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि यूरोपीय संघ का अपना झंडा, अपना राष्ट्रीय गान, अपना स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। नीचे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों की, आसियान से क्या अभिप्राय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको दिखेगा इस वीडियो में।
तो उत्तर है कि आसियान अर्थात आप कह लीजिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसकी स्थापना 5 देशों द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी 1967 में। तो क्या है आसियान बच्चों? ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है और जिसकी स्थापना किसने की थी? 5 देशों द्वारा की गई थी। किस घोषणा पत्र पर? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 1967 में। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो 5 देश कौन कौन से थे। ठीक है, इसी वीडियो में करीबन 4-5 क्वेश्चन या हो सकता है ज्यादा भी, वो मैं आपसे पूछूंगा, जो कि आपको कमेंट करके बताना है मुझे। नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कि आसियान संगठन के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। जो आसियान संगठन हमारा यहाँ पर देखिए 1967 में बन गया 5 देशों द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके, तो उसकी क्या करनी है आपकी, मतलब आपको बताना है उसके महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो पहला ये लिख सकते हैं कि सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, जो उसके मेंबर्स है उनका जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसको तेज करना, ताकि सभी आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। उसके बाद क्या कह सकते हैं कि इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, यानी कि जो ये आसियान है उसने ये भी लक्ष्य रखा कि वो जितने भी उसके मेंबर्स है वो अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास जो है हासिल कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। उसी के बाद आसियान से संबंधित एक क्वेश्चन है कि आसियान शैली से क्या अभिप्राय है। तो ध्यान से समझिए, आसियान शैली क्या है? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी नाम कमाया है। आसियान ने क्या किया है? काफी नाम कमाया है, इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा है। ठीक है, आसियान शैली का मतलब समझ लीजिए बच्चों, क्या होता है आसियान शैली का मतलब? इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि कोई भी जैसे कि मैं व्यक्ति का उदाहरण देता हूँ, तो उसकी अपनी एक व्यवहार होता है, उसकी एक शैली होती है, जिस व्यवहार में, जिस शैली में वो बात करता है आपसे। कोई रूडली बात करना पसंद करता है तो कोई सॉफ्टली बात करना पसंद करता है। ठीक है, तो जैसे हर व्यक्ति का एक अपना अलग व्यवहार होता है, तो उसी प्रकार से आसियान के बारे में यहाँ पर जिक्र है कि उसकी शैली कैसी है, उसका एक तरह से व्यवहार कैसा है। तो वो क्या है? वो अनौपचारिक है, ठीक है, टकराव रहित है कि वो लड़ना नहीं चाहता है, सहयोगात्मक है, सहयोग करना चाहता है, मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करता है। ठीक है, तो इसे ही आसियान शैली कह देते हैं। ठीक है, तो छोटे नंबरों में आ सकता है। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि आसियान क्षेत्रीय मंच से क्या अभिप्राय है। देखिए, आसियान क्षेत्रीय मंच जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और जो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था कि देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाना। क्या है बच्चों कि 1994 में आसियान का क्षेत्रीय मंच बना। ठीक है, अब ये इसका मेन मकसद क्या था कि जो इनके मेंबर्स है, इनके सदस्य देश है, उनकी सुरक्षा करना और विदेश नीति में जो तालमेल है वो बनाना। तो ये है आपका आसियान क्षेत्रीय मंच। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चलते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के रूप में, देखिए BRICS। आपको लोगों से आइडिया लग रहा होगा कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स बेसिकली आपका 5 देशों का एक संगठन है। ठीक है, पहले ये 4 था, बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ये ब्रिक्स हो गया। पहले इसको ब्रिक बोलते थे। ब्रिक मतलब B से ब्राजील है आपका, R से रशिया है, I से इंडिया है, C से चाइना है और S से साउथ अफ्रीका है। अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जो कि विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो ब्राजील है वो तो है ही, रशिया जो है उसकी अर्थव्यवस्था का आपको पता है, अभी खैर डूबी हुई है, लेकिन अच्छी खासी अर्थव्यवस्था इसकी भी है, तेल वगैरह एक्सपोर्ट करता है। इंडिया की अर्थव्यवस्था आपको पता है उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। चाइना की अर्थव्यवस्था से तो आप सभी वाकिफ भी होंगे और साउथ अफ्रीका भी उसमें काउंट कर लीजिए। तो ये क्या है बच्चों? ब्रिक्स जो 5 देशों का जो है समूह है, एक ग्रुप है जो कि विश्व की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में रूस में की गई। इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में रूस में की गई थी और दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम परिवर्तित हो गया। इसे आज हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। पहले इसको ब्रिक कहते थे जब इसकी स्थापना हुई थी, तो आज इसको हम लोग ब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, वही है। B से ब्राजील हो जाएगा, R से रूस यानी कि रशिया, I से भारत यानी कि इंडिया, C से चीन यानी कि चाइना और S से दक्षिण अफ्रीका, वही साउथ अफ्रीका S से। तो यही हो गया हमारा ब्रिक्स। अब देखिए, ब्रिक्स की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या है वो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
जो ब्रिक्स की स्थापना हुई तो उसका कह सकते हैं प्रमुख उद्देश्य यानी कि मेन मकसद क्या है कि क्यों ब्रिक्स हम लोग बनाए। तो देखिए जो उसके सदस्य देश है, जो उसके मेंबर कंट्री है, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो उनके बीच में आर्थिक क्षेत्र में चाहे वो सदस्यता सहयोग बढ़ाना हो, देशों के बीच में सामाजिक क्षेत्र में बढ़ाना हो या राजनीतिक क्षेत्र में, इन तीनों ही क्षेत्र में सभी देश अपना जो है सो कि क्या करे, सहयोग बढ़ाए और एक दूसरे को सहयोग करे और मिलजुल करके विकास करे। विश्व राजनीति में यहाँ पर बताया गया है कि विश्व राजनीति में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता यानी कि जो हमारी स्टेबिलिटी है पूरे ही वर्ल्ड लेवल पे राजनीति की बात कर रहा है, तो उसको बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है और वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने बहुध्रुवीय दुनिया का एकजुट केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं कि जैसे कि ब्रिक्स जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए, चाहे बात कर लीजिए वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए, बहुध्रुवीय दुनिया का एकजुट केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो वही सारी चीजें हैं कि जैसे आप देखिए अर्थव्यवस्था है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया का आर्थिक रूप, अगर हम आर्थिक इकोनॉमी की बात करते हैं पूरी दुनिया का, तो इन देशों का अहम योगदान रहता है, तो वहां पर आप कह सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि विश्व लेवल पे जो सत्ता का केंद्र है वो एकजुट करके केंद्र को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यानी कि सभी सत्ता का कह सकते हैं मिलजुल करके सभी आगे बढ़े, पूरी दुनिया की बात बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। आई होप कि वो क्वेश्चन समझ में होगा आपको। 8वां क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब हुई, इसका पूर्ण रूप लिखिए। तो देखिए सार्क अर्थात कह लीजिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 बांग्लादेश में हुई थी, बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश किधर, इधर आएंगे आप, ये देखिए ये बांग्लादेश है हमारा यहाँ पर, और ये ढाका है उसकी राजधानी। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया प्यारा भारत, और ये बांग्लादेश, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ढाका देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादातर लेने का प्रयास किया हमने। अब ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमेलित कीजिए। जैसे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा स्थापना किसकी स्थापना हुई थी, यूरो मुद्रा को मानने से इनकार किसने कर दिया था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इजी है, जैसे कि मैं बता ही देता हूँ आपको। जैसे कि देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य आप फ्रांस और ब्रिटेन को लिख सकते हैं। बैंकॉक घोषणा पत्र से क्या हुआ था, आसियान की स्थापना हुई थी। यूरो मुद्रा को मानने से इनकार जो है सो कि डेनमार्क और स्वीडन ने कर दिया था। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना मार्शल योजना के तहत हुई थी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं बेसिकली। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि आसियान के किन्हीं 2 संस्थापक देशों के नाम लिखिए। ये देखिए मैंने आपसे कमेंट में पूछा था, यहाँ पर मिल गया आपको कि जो आसियान के संस्थापक देश है, यहाँ 4 बता रहा है, यहाँ 2 पूछा है। तो जैसे कि इंडोनेशिया ने मिलकर की थी, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ठीक है, और एक थाईलैंड था जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो ये 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके 1967 में आसियान की स्थापना की थी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है 11वें क्वेश्चन में कि मार्शल योजना क्या थी, वो आपको बताना है। तो उत्तर है कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन कर मतलब दोबारा से खड़ा करने के लिए जबरदस्त मदद की थी। इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि भारत और चीन के बीच में विवाद क्यों है, ठीक है, अनबन क्यों है, वो आपको लिखना है। केवल यहाँ पर 2 कारण पूछा है, यहाँ 4 बता दिया आपको। जैसे कि 4 क्या है, और भी है देखिए। जैसे कि पहला आप लिख सकते हैं दलाई लामा को भारत में शरण देना, एक ये मुद्दा भी है जिससे कि विवाद है। 5 मुद्दा है यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा है भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, जो उसने हमारा एक क्षेत्र ले लिया जिसको वो लोग अक्साई चीन कहते हैं, तो इसको लेकर के भी विवाद बना रहता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन बोलता है कि मेरा है, ठीक है, तो इसको लेकर के भी विवाद बना रहता है। चीन द्वारा तिब्बत पर जो कब्जा कर लिया गया 1959 में, तो इसको लेकर के भी भारत चीन के बीच में जो है सो विवाद है वो बना रहता है। लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो गलवान वैली की जो घटना हुई थी उसके लेकर के भी जो है सो विवाद रहता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन कि आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है वो आपको बताना है।
तो ये 2020 की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने ले लिया है संभवतः ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आसियान विजन 2020 के जरिए आसियान जो है 2020 तक विश्व में बहुमुखी भूमिका निभाना चाहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि चाहता था, आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आसियान जो है अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाना चाहता था 2020 तक, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्रों में, तो ये आप लिख सकते हैं। ये हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन यहाँ पर कि यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं। अब मैंने यूरोपीय संघ के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया, तो ध्यान से समझ लीजिए। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यूरोप के देशों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूरोपीय संघ का विश्व स्तर में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की बात कर लीजिए, सामाजिक क्षेत्र की बात कर लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र की बात कर लीजिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ जो है क्या है, यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय लेवल पे बना हुआ। और ये कह रहा है कि यूरोपीय संघ का चाहे पूरे ही विश्व लेवल पे हम बात करें तो इकोनॉमिकली देख लीजिए, कल्चर देख लीजिए उनका, या उनकी पॉलिटिक्स देख लीजिए, वो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। पूरी दुनिया उसका जो है लोहा मानती है यूरोपीय संघ का। आज के वर्तमान के भी अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन का जो भी विवाद हो रहा है, रशिया यूक्रेन, और उसके अंदर जो हमारा ये बाइडनवा कूद गया है, यानी कि अमेरिका, ठीक है, कूदा नहीं है, पीछे से बोल रहा है, तो देखेंगे वहां पर यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय संघ का, उसका एक अहम योगदान है। तो आई होप कि आपको ये जो 14वां क्वेश्चन है समझ में आया होगा कि यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं। अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो यूरोपीय संघ जो है एक संगठन है जो कि क्या है, वैश्विक स्तर पे अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा था, अगला चैप्टर ही आ गया सीधा। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है हमारा दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो में और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर जो मैं पीडीएफ यूज कर रहा हूँ, कई बच्चों को आइडिया लग गया होगा, ये मेरा पुराना वाला पीडीएफ है जो मैंने चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं। लेकिन मैं इसका एक सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं तो आपको अलग अलग वीडियो देखने होंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, आपके लिए ईजी कर दिया है, एक ही वीडियो में आपके लिए कोशिश किया है फर्स्ट बुक, और देन जो दूसरा वीडियो आएगा उसके अंदर सेकंड बुक, इस तरह से आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा सेकंड टर्म का। तो ये पहला आपका यानी कि वो वाला चैप्टर हो गया। अभी वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। बेसिकली ये समकालीन दक्षिण एशिया वाला चैप्टर है आपका, जिसका नाम बदल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। तो पहले समझते हैं कि दक्षिण एशिया क्या है। देखिए पूरा का पूरा दुनिया का नक्शा आपको दिख रहा होगा, लेकिन दक्षिण एशिया जो है इधर आता है आपका। ठीक है, अब देखिए दक्षिण एशिया क्या है वो समझते हैं। थोड़ा सा ऊपर ज्यादा चला गया, देखिए यहाँ थे हम लोग, नीचे आते हैं, ये रहा आपका। देखिए दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया में 7 आते हैं, मतलब 7 देश आते हैं बेसिकली। पहला है भारत, फिर दूसरा है पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश आता है, फिर नेपाल आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है और मालदीव आता है। ठीक है, मालदीव आता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर मैप में दिखाऊं आपको तो ये भारत हो गया, ये आता है हमारा पाकिस्तान, इधर से ये आ जाएगा, इधर नेपाल हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया। इस तरह से करके आपके कितने देश आते हैं, टोटल 7 देश आते हैं। अगर अब की मैं बात करूं तो दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अब की मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये तो मोटा मोटा ओवरव्यू था आपका, कह लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ से शुरू होता है कि दक्षिण एशिया के उस देश का नाम बताइए जहाँ आज भी राजतंत्र है। तो भूटान में आज भी राजतंत्र है बच्चों। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि IPKF का पूर्ण रूप लिखिए एवं श्रीलंका की एक मुख्य समस्या बताइए। तो IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय शांति सेना। और इसको अगर मैं श्रीलंका की एक मुख्य समस्या बताऊं तो वो है सिंहली व तमिल लोगों के बीच में जातीय संघर्ष। उसके बाद नीचे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को बताइए। 2 विवाद के महत्वपूर्ण मुद्दों को बताना है, तो एक आतंकवाद लिख दीजिए, एक कश्मीर का मुद्दा लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 2 आप लिख सकते हैं। और भी लेटेस्ट में बहुत सारे चल रहे हैं। अभी गेहूं देने के लिए जो अफगानिस्तान को हम लोग वीट भेजना चाहते थे, गेहूं, उसको लेकर के भी विवाद चल रहा था पाकिस्तान से। ठीक है, काफी सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य समस्याएं आप अपने लेवल पे 2 लिख सकते हैं, इनको एक्सप्लेन करके, अगर ज्यादा बड़े नंबर पे क्वेश्चन आए तो। चौथा क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के किन्हीं 2 मुद्दों को बताइए। तो
तो एक है अवैध प्रवास, यानी कि आप देखते होंगे बांग्लादेश से क्या होता है कि अवैध रूप से वहाँ के जो लोग हैं वो प्रवास करके भारत में लाए जाते हैं। ठीक है, प्रवास क्या करते हैं, स्मगल किया जाता है वहाँ की जो औरतें हैं, और फिर जो है सो कि यहाँ पर वो चीज़ें करवाई जाती हैं जो कि नहीं होना चाहिए, मानवता के खिलाफ है वो चीज़। ठीक है, उसके बाद है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद रहता है हमारा बांग्लादेश से, तो ये दो चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में रिपीट होता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले किन्हीं दो कारकों को लिखिए। ठीक है, तो पहला लिख सकते हैं आप AAA का प्रभाव अधिक होना। AAA क्या, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। ठीक है, अल्लाह यानी कि जो आपके धर्म गुरु है उनका प्रभाव बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है, तो ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं कि वहाँ का जो लोकतंत्र है वो कमजोर है, कभी पूर्ण लोकतंत्र वहाँ स्थापित हुआ ही नहीं। उसके बाद है आर्मी, वहाँ की जो आर्मी है उसको सरकार से ज्यादा पावर है, जब चाहे आर्मी सत्ता पलट कर दे और अपनी सरकार बना दे। इमरान खान भी आर्मी के ही बदौलत आज सत्ता में है, जब आर्मी चाहेगी उनको हटा देगी सत्ता से। अमेरिका क्या है, अमेरिका से तात्पर्य है कि पश्चिमी देश जो कि अपना फायदा देखते हैं, जिस कारण से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कभी भी स्थायी लोकतंत्र स्थापित ना हो। तो एक ये पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि चमत्कारी नेताओं का अभाव, जैसे कि हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस तरह से चमत्कारी नेताओं का अभाव हमें देखने को मिला है। वहाँ पर ऐसे नेता नहीं देखने को मिले हैं पाकिस्तान में। ऐसे ही नेता देखने को मिलते हैं जो कि लूट के लाते हैं और कूट के खा जाते हैं, मतलब कि अपने ही देश को खाना पसंद करते हैं। जब से इमरान खान सत्ता में आए हैं तब से तो और नैया डुबा दी है पाकिस्तान की। उसके बाद है विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप, वही मैंने बताया ना आपका, अमेरिका यानी कि जो अलग अलग विदेशी ताकतें हैं वो भी चाहती हैं कि पाकिस्तान में जो है सो कि क्या है, लोकतंत्र है वो कमजोर रहे और सारी चीजें अस्त व्यस्त रहे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि लिट्टे का पूर्ण रूप क्या है। तो लिट्टे का पूर्ण रूप है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में बोलते हैं तमिल इलम के मुक्त भाग। हिंदी भूल जाइए आप, इंग्लिश याद रखिएगा इसका, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश है जो कि 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का अंग रहा था। 1971 में उसको आज़ादी मिली थी। तो ये क्या करना है आपको कमेंट करके बताना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन बोल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच हुई किन्हीं दो समझौतों का उल्लेख कीजिए। तो एक ये लिख सकते हैं ताशकंद समझौता हुआ था हमारे बीच में, और दूसरा हुआ था शिमला समझौता। नीचे चलते हैं 9वां क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब कब किया था। तो 2 बार भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया है, जिसका कोड नेम है, पहला जब परमाणु परीक्षण किया था हमने, पहला परमाणु परीक्षण का कोड नेम है स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया परमाणु परीक्षण था। पोखरण राजस्थान में किया गया था, ये असफल रहा था। फिर दूसरा सफल परमाणु परीक्षण हमने शक्ति 98 कोड नेम से किया 1998 में, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्या किया, मंजूरी दी, और उन्होंने अपना बढ़ चढ़कर हस्तक्षेप किया इस चीज में। और वाजपेयी जी के शासनकाल में ही हमने सफल परमाणु परीक्षण किया, कहाँ पर, पोखरण में। ठीक है, नीचे चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है कि सार्क व साफ्टा का पूर्ण रूप लिखना है आपको। तो साफ्टा को हम लोग बोलते हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, और जो है कि सार्क मैंने आपको बताया ही था। ये साफ्टा का दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, ये साफ्टा की बात हो रही है, और ये 1 जनवरी 2006 से प्रभावित हुआ। साफ्टा की बात जो हो रही है। सार्क की अगर मैं बात करूं तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मैंने आपको बताया था। नीचे चल, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आज तक कितने युद्ध हुए हैं। ठीक है, तो मुख्यतः 4 युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। पहला युद्ध हुआ था हमारा 1947-48 में कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। दूसरा जो युद्ध हुआ था हमारा 1965 में नदी जल बंटवारे के विवाद को लेकर के। तीसरा युद्ध हुआ था हमारा 1971 में बांग्लादेश का लोकतंत्र करवाने के लिए, मतलब बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए। और चौथा युद्ध हुआ था 1999 कारगिल युद्ध हुआ था। ये 4 मुख्य युद्ध हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थिक वैश्वीकरण का दक्षिण एशिया पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ये आपको बताना है। आर्थिक वैश्वीकरण की बात कर रहा है। तो देखिए दक्षिण एशिया में आर्थिक सुधार किए गए हैं। आर्थिक इकोनॉमिकली देखेंगे तो काफी अच्छा खासा हमें सुधार देखने को मिलता है। मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया है। यानी मुक्त व्यापार क्या होता है इस तरह से समझिए, 2 देश है,
ठीक है। अब क्या है, देश आपस में जब व्यापार करते हैं तो कोई दूसरा देश का सामान जब हमारे देश में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो वैसे ही हमारा सामान किसी दूसरे देश में जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। जैसे 100 रुपये का सामान हम लोग बेच रहे हैं किसी देश को, तो वो देश क्या करेगा, 100 रुपये प्लस में अपना सेंट्रल टैक्स लगाएगा, लगभग मान लीजिए 20 रुपये 30 रुपये, इस तरह से टैक्स लगाएगा। तो सामान का जो रेट है ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। टैक्स क्यों लगाया जाता है, ताकि जो बाहरी सामान है, बाहर के सामान, उनका जो रेट है वो हाई हो जाए और लोग उनके देश के अंदर बनी हुई चीज़ों को खरीदे। ठीक है, जैसे कि भारत के नहीं बोलते कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदो, उस तरह से। तो ये है। लेकिन मान लीजिए जब दो देश आपस में समझौता कर लेते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हम लोग मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन कर लेंगे, तो क्या होता है कि ये जो हम लोग 20-30 रुपया टैक्स लगा रहे थे, उसमें बहुत कम कटौती करके नाम मात्र का टैक्स लेते हैं। मान लीजिए 20-30 रुपये से सीधे आ जाएंगे 5 रुपये पे या 10 रुपये पे, तो बहुत हद तक टैक्स कम हो गया ना। इससे क्या होता है, व्यापार करने में आसानी होती है दो देशों को। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बताया गया है कि आर्थिक सुविधाओं में गुणात्मक सुधार हमें देखने को मिला है, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13वें पे चलते हैं। तो ये बोला है कि वर्तमान समय में, ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है, जब तालिबान वाला मुद्दा चल रहा था, तो वर्तमान समय में दक्षिण एशिया के किस देश में तालिबान का शासन हमें देखने को मिला है, तो ये अफगानिस्तान देश में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये था आपका। आगे चले तो 14वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग कि दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्या क्या है, किन्हीं दो समस्याओं को बताना है। जो ये 7 देश के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया दक्षिण एशिया के, तो इनकी मुख्य समस्या क्या है, सीमा विवाद देखने को मिलता है हमें दक्षिण एशिया के अंदर, और नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद हमें देखने को मिलता है। तो ये दो मुख्य समस्याएं हैं। उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 15वां कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौते जो हुआ था कब और किसकी सहायता से संपन्न हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था वो 1960 के दशक में हुआ था, और इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौते की बात कर रहे हैं, और यह समझौता विश्व बैंक की सहायता से संपन्न हुआ था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है सो कि इस बुक के लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं, जो कि आपका टर्म 2 में आ रहा है। बेसिकली 3 चैप्टर आ रहा है, फर्स्ट बुक से 3 चैप्टर आ रहा है, सेकंड बुक से टोटल 6 चैप्टर आ रहे हैं आपके टर्म 2 के एग्जाम के अंदर। तो इस बुक का लास्ट चैप्टर जो कि है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, वो आ रहा है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए मोटा मोटा बोला गया है, वैश्वीकरण होता क्या है ये समझ लीजिए। ठीक है, तो वैश्वीकरण मैं आपको समझाता हूँ, नीचे चलते हैं। देखिए वैश्वीकरण क्या होता है समझिए। वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरह की चीजों का हो सकता है। वस्तु का प्रवाह, एक देश से दूसरे देश में जाना, ये कह सकते हैं। पूंजी का एक देश से दूसरे देश में जाना व आना। विचारों का एक देश से दूसरे देश में पहुंचना। संस्कृति का हस्तांतरण हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये है हमारी पूरी दुनिया। ठीक है, तो आज ये पूरी ही दुनिया हमारी जो है वैश्वीकरण के दौर में जी रही है। ठीक है, मान लीजिए आज के टाइम पे रसिया में, यानी कि रूस में देखेंगे, रूस में क्या है, रूस और इधर आएंगे यूक्रेन में। ठीक है, ये रहा यूक्रेन हमारा, ये देखिए ये वाला यूक्रेन, तो इनके बीच में युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्रभाव हमें भारत पे भी देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे तो अमेरिका पे भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है बच्चों, क्योंकि हम आज के टाइम पे वैश्वीकरण के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं। आज कोई भी देश स्वतंत्र रूप से अपने संसाधनों पर निर्भर नहीं है, वो कुछ ना कुछ दूसरे देशों से मंगाता ही मंगाता है। जैसे हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल मंगाते थे, गैस मंगाते थे, तो बहुत सारे यूरोपीय देश क्या है, रशिया से गैस के लिए निर्भर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर कहने का अर्थ है कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह का मतलब आना जाना, कोई भी चीज हो सकता है। एक देश से दूसरे देश में हम लोग जा आ रहे हैं, तो ये भी वैश्वीकरण का ही एक हिस्सा है। ठीक है, वस्तुएं जा रही हैं तो वो भी वैश्वीकरण का हिस्सा है। ठीक है, विचार जा रहे हैं, जैसे कि रूस में और यूक्रेन में क्या हो रहा है, वो चीजें भारत में भी सुनी जा रही है, समझी जा रही है, तो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये भी वैश्वीकरण का हिस्सा है। संस्कृति का हस्तांतरण भी होता है वैश्वीकरण के कारण, यानी कि संस्कृतियां भी एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। अब नीचे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है कि WSF क्या है, इसका पूर्ण रूप लिखिए एवं इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो WSF यह एक मंच है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए। WSF को बोलते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम, और ये है क्या, ये एक मंच है जहां पर वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है, WSF। ठीक है, और वैश्वीकरण का विरोध कौन करते हैं, विश्व के विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा
किया जाता है, चाहे वो वामपंथी और दक्षिणपंथी। और इसकी पहली बैठक हुई थी 2001 ब्राजील में पोर्टो अल्गेरो में हुई थी। ठीक है, नीचे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई। तो भारत ने नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई थी एवं इसी समय भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ था और खुलेपन की नीति अपनाई थी भारत ने। इससे पहले भारत जो है वैश्वीकरण के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद आगे चलते हैं तो बोला गया है वैश्वीकरण के कई सारे हमें परिणाम भी देखने को मिलता है, जैसे कि राजनीतिक परिणाम हमें देखने को मिलता है, आर्थिक परिणाम देखने को मिलता है, सांस्कृतिक परिणाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि चौथा क्वेश्चन है वैश्वीकरण के किन्हीं दो राजनीतिक परिणामों को बताइए। तो देखिए, सभी देशों का किसी भी समस्या के लिए साथ मिलकर काम करना, सरकार के निर्णय लेने की शक्ति में कमी देखने को मिली है और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थाओं का अहम योगदान देखने को मिला है। अगर मैं वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों की बात करूं तो सरकार की जो निर्णय लेने की जो कह सकते हैं क्षमता है उसके अंदर कमी देखने को मिली है। क्यों, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। मान लीजिए ये है, देखिए ये हमारा प्यारा भारत और ये है चाइना। मान लीजिए चीन की कोई कंपनी भारत में आती है और वो क्या करती है, भारत में $10 मिलियन निवेश करती है और एक कंपनी खड़ा करती है। ठीक है, अरे मान लीजिए MI का एग्जांपल ले लेता हूँ। MI का फ़ोन आप में से कई सारे बच्चे इस्तेमाल करते होंगे। तो MI की कंपनी भारत में आई, वो भारत में अपना क्या करेगी, वो अपना फैक्ट्री वगैरह स्थापित करेगी, सामान बेचेगी। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा। ठीक है, रोजगार आएगा। भारत में निवेश किया तो भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो चीन की कंपनी भारत में आकर के ये सब कर रही है, तो भारत को क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से नियम बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, अगर वो थोड़ा भी गुस्सा हो गई तो भारत छोड़ के चली जाएगी। भारत छोड़ के जाने में उसको उतना नुकसान नहीं होगा जितना भारत को हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत के अंदर लोगों को रोजगार मिल रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इस कारण से हमें क्या देखने को मिलता है कि सरकार की निर्णय लेने की शक्ति में हमें कमी देखने को मिलता है। दूसरी चीज क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थाओं का अहम योगदान देखने को मिलता है पूरे ही वैश्विक स्तर पर। राजनीतिक परिणामों की बात हो रही है यहाँ पे, UNO वगैरह बहुत ज्यादा हमें एक्टिव देखने को मिलता है। खैर ये सब की ताबी बातें हैं। आज के टाइम पे यूक्रेन और रशिया का जो विवाद है UNO NCRT तक ही सीमित है, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, कोई खास भूमिका नहीं निभाता है UNO। पहले मैं भी बहुत सोचता था कि चलो UNO है, ये है वो है, लेकिन कोई खास भूमिका नहीं निभाता है। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन कि वैश्वीकरण के किन्हीं दो आर्थिक प्रभावों को बताइए। तो देखिए विश्व व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिली है, मुक्त बाजार व्यवस्था में देखने को मिली है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार देखने को मिला है। आर्थिक प्रभाव को बता रहा है ये। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि MI का अगर आप फोन यूज कर रहे हैं, MI, Vivo, Xiaomi, Oppo, ये सब कहाँ का, चाइना का है। एप्पल सब अमेरिका का है। तो ये सब कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वैश्वीकरण के कारण ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो ये कहाँ है, इंडिया ने थोड़ी ना बनाया है इसको, ये सब बाहर की कंपनियों का है, बाहर के देशों का है। तो ये सब वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया कि हम बाहर की लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कम से कम दाम में खरीद पा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा वैश्वीकरण के किन्हीं दो सांस्कृतिक प्रभावों को बताइए। तो सांस्कृतिक प्रभाव के अंदर क्या लिख सकते हैं, लोगों के रहन सहन व खान पान में बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, जैसे कि नीली जीन्स का प्रसार हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। विदेशी त्योहारों व फिल्मों का चलन देखने को मिलता है। देखिए संस्कृतियां भी बदल रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा अगर, तो देखिए क्रिसमस हमारे देश का त्योहार नहीं है, लेकिन क्या है कि हम लोग इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कल्चर से। अगर आप अमेरिका वगैरह में देखेंगे तो क्रिसमस बढ़ चढ़ के मनाया जाता है, तो भारत में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब वैश्वीकरण का ही हिस्सा है। ठीक है, और जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद है न्यू ईयर। न्यू ईयर भारत में कुछ खास सेलिब्रेट नहीं किया जाता था पहले, लेकिन आज देखिए हर कोई बच्चा न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है। नया साल आ रहा है, नया साल मुबारक हो। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है, ये वैश्वीकरण का हिस्सा है। हमारे देश में न्यू ईयर इतना कुछ खास प्रचलन नहीं था पहले। बूढ़े बुजुर्ग से आप पूछेंगे, जैसे आपके दादा वगैरह होंगे, दादाजी वगैरह, उनसे पूछिएगा कि दादाजी मतलब न्यू ईयर क्या होता है, तो वो आपको बताएंगे न्यू ईयर उनके टाइम पे सेलिब्रेट नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे हम वैश्वीकरण के दौर में आगे बढ़े हैं, आज के टाइम पे इतना हो गया है कि कोई भी विदेशी त्योहार है उसको भारत ने बहुत बढ़ चढ़ करके अडेप्ट किया, न केवल भारत ने, पूरी दुनिया ने। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था आपके सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है ना, देखिए सांस्कृतिक प्रभाव
पश्चिमी सभ्यता की ओर जाने से मतलब है कि पश्चिम के लोग जो भी करते हैं वो उसी चीज में हम लोग ढल जाते हैं। छोटे कपड़े वगैरह जो है, शॉर्ट्स वगैरह जो पहनती है वहाँ की लड़कियां, तो भारत के लोग भी पहनते हैं, मतलब लड़कियां वगैरह, और विदेश में अन्य जगह भी पहनते हैं। ठीक है, तो ये पश्चिमी सभ्यता कह सकते हैं। वहाँ के लोगों का रहन सहन व खान, मतलब लोगों के रहन सहन व खान पान में बदलाव देखने को मिलता है। पहले हमारे जो पेय पदार्थ थे भारत के अंदर क्या थे, दूध, लस्सी, दही, ये सब भारत के पेय पदार्थ है। लेकिन क्या है, अब क्या कोई पीना पसंद करता है, दूध, लस्सी, दही, सब क्या बोलते हैं, कोक पियो, रेड बुल पियो, ठीक है, इस तरह से चीजें पियो। खान पान में बदलाव किस तरह से देखने को मिला, दाल, चावल, ये सारी प्रमुख खान पान की चीजें। भारत की मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। दाल चावल वगैरह अहम खाना था हमारे देश का, लेकिन आज के टाइम पे दाल चावल लोग कम खाना पसंद करते हैं। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, फिंगर, ये सारा चीज खाने का ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों को बताना है। ठीक है, तो पहले हम सकारात्मक यानी कि अच्छी बातें क्या है वैश्वीकरण की, कि वस्तु व पूंजियों के प्रवाह में तेजी आई है। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु अगर किसी देश में बनती है तो वो दूसरे देश को भी मिलती है, तो इस चीज में तेजी आई है। महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। जी बिल्कुल, महिलाओं की जो स्थिति है वो काफी हद तक इम्प्रूव हुई है भारत जैसे देश में भी। विश्व व्यापार तेजी से बढ़ा है। आज के टाइम पे वैश्वीकरण में विश्व व्यापार जो बहुत तेजी से बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है नकारात्मक प्रभाव में क्या लिख सकते हैं आप, कि आर्थिक लाभ विकसित देशों को हुआ है। ठीक है, जो आर्थिक लाभ है वो कहीं ना कहीं विकसित देशों को ही हुआ है। ठीक है, विकासशील देश और अल्प विकसित देशों को कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। संस्कृति का ह्रास हो रहा है, लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, संस्कृतियां मिक्सअप हो रही है आपस में। एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग अपनी संस्कृति भूल जाएंगे और क्या होगा, संस्कृति बिल्कुल बदल चुकी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद है संरक्षणवाद क्या है, तो देखिए भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 1991 से पहले घरेलू उत्पादों को बचाने एवं एकाधिकार बनाने तो विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना संरक्षणवाद कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि 1991 से पहले जब भारत ने नई आर्थिक नीति नहीं अपनाई थी तो भारत क्या करता था, अपने देश के घरेलू जो उद्योग थे उनको ज्यादा बढ़ावा देता था, जिससे कि क्या सोचता था भारत कि हम इसी चीज को वर्ल्ड लेवल पे बड़ा करेंगे। लेकिन जैसे इस चीज को हटाया तो भारत और भी ज्यादा विकसित हो पाए, ये अलग मुद्दा है। लेकिन विदेशी कंपनियों को प्रतिबंधित करना, बैन लगा कर रखना एक तरह से, और अपने देश की कंपनियों को बढ़ावा देना, यही संरक्षणवाद कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं भारत और वैश्वीकरण पे। तो देखिए संरक्षणवाद की नीति भारत में आजादी के कई वर्षों बाद तक भी वैश्वीकरण को नहीं अपनाया। ठीक है, मतलब संरक्षणवाद की नीति के तहत क्या हुआ कि भारत ने आजादी के कई वर्षों बाद तक 1991 तक की बात कर रहा है कि वैश्वीकरण को भारत ने नहीं अपनाया था। ठीक है, उसके बाद बोला है कि भारत चाहता था कि वह आत्मनिर्भर बने। आज भी भारत यही चाहता है, लेकिन अंततः भारत ने 1991 में वैश्वीकरण को अपना ही लिया और नई आर्थिक नीति के तहत अपनाया था। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो इकोनॉमिकल वृद्धि दर रहती है प्रति वर्ष 7.5% के हिसाब से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, जबकि यह बढ़ोतरी दर सन 1990 में 5.5% थी। तो वैश्वीकरण के आने के कारण जो है कहीं ना कहीं भारत विकास कर रहा है। एनआरआई जैसे लोग जो है भारत की संस्कृति को विदेशों में भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में पूरे विश्व आज भारत का लोहा मानता है। अगर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में देखेंगे तो पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं आज भारत का लोहा मानता ही मानता है। आज जो है भारत के लोग वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े पदों पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके कुछ उदाहरण यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला, ट्विटर के सीईओ है पराग अग्रवाल जो अभी लेटेस्ट बने हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका पूरा का पूरा फर्स्ट बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, लाइक जरूर कर दीजिएगा, तभी अगला वीडियो बनाऊंगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता है लाइक अगर आप कर देते हैं। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा वीडियोज बनाने के लिए। बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।